और निश्चित तौर पर ये हमारे लिए जो है वो बड़े गर्व की बात है। अगर आप आज सन सिटी रिजोर्ट में होते जहां सर का सेमिनार था और आप देखते उस मंजर को, ठीक है, उस भीड़ को, ठीक है, तो आपकी आंखें फटी रह जाती। और दो चीज़ें जो हैं वहाँ पर जो मैंने महसूस की, पहली चीज़ ये कि बच्चों का सर के प्रति प्रेम जो है, ठीक है, वो देखते ही बनता था। इतना ज़्यादा जो है क्रेज, इतना ज़्यादा स्नेह, इतना ज़्यादा प्रेम, इतना ज़्यादा उत्साह जो बच्चों के मन में, बच्चों के दिल में, बच्चों के हृदय में जो है सर के लिए, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वहाँ बैठा व्यक्ति सिर्फ आश्चर्य व्यक्त कर सकता है, आश्चर्यचकित हो सकता है, लेकिन है ना ये समझ से परे है कि इतने सारे लोग, जितने लोग अंदर उतने ही बाहर खड़े हैं, है ना। और निसंदेह मैंने बताया कि दो बातें, एक ये कि बच्चों का प्रेम और दूसरा सर जिस तरीके से बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। मेरे जैसे शिक्षक जो हैं, ठीक है, जो इस फील्ड में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए भी जो है ये एक प्रेरणा का विषय हो जाता है कि भी अगर वास्तव में एक सच्चा शिक्षक है, एक अच्छा शिक्षक है ना, तो वो बच्चों की क्वेरीज जो हैं उनको रिस्पोंड करे या बच्चों के सवाल जो हैं उनको एड्रेस करे, है ना। यूं ही कोई किसी का फेवरेट नहीं हो जाता, है ना, कुछ न कुछ कारण होते हैं। तो सर के स्वभाव में जो सादगी है, जो सरलता है ना, वो काबिले तारीफ है। और मैं आप सब की तरफ से, मेरी तरफ से जो है जी हेल्प परिवार की तरफ से सर का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जोरदार तालियों के साथ जो है। और फॉर्मल वेलकम के लिए बाड़मेर की ही छात्रा राजकमल जो है उससे आग्रह करूंगा कि वो आगे आए और सर को जो है, हाँ राजकमल ने मेरे हाथ में दे दिया है ये वाला, और सर तो है ना, बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सर के पास भी समय की कमी है। और दूसरी बात ये कि ये बात मैंने वहाँ भी बताई, उस जगह पर भी बताई, सेमिनार में बताई कि एक जब समारोह को लेकर के, अवार्ड सेरेमनी को लेकर के गेस्ट के नेम्स की चर्चा हो रही थी, सर को आज कुछ अंदर की बातें भी बताऊंगा अगले 2 मिनट में। तो हम गेस्ट का नाम जब फाइनल कर रहे थे तो खूब सारे नाम सोचे हमने, भाई कोई ऐसा गेस्ट हो, है ना, तड़कता भड़कता। तो सबसे पहले जो है हमने 3-4 नाम फाइनल किए, भी ये आ जाएं तो बढ़िया है। तो उसमें से जो है पहला नाम था कुमार विश्वास का, जो है मैंने कहा देख ही जाएगी, बुलाएंगे अपने, कितने पैसे लेंगे। तो हमें 15 दिन लगे उनकी टीम से संपर्क करने में, कुमार विश्वास की टीम से संपर्क करने में 15 दिन लगे। और उसके बाद में जो हमें बताया गया तो हमें लगा कि एक आधा अड़ंगा बिक जाएगा मेरा। 40 मिनट सर वहाँ रहेंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे करना है ना, जो पैसे बताए मैं यहाँ पब्लिकली बोल नहीं सकता। उसके बाद मुझे लगा कि कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो है वो तलाशी जाए जो पॉपुलर तो हो। सर का नाम फिर भी दिमाग में नहीं आ रहा था। मैंने कैलाश सत्यार्थी सर जो हैं, कैलाश सत्यार्थी जो है वो नोबेल लॉरेट हैं, ठीक है, तो मैंने उनकी पीआई टीम से जो है वो संपर्क किया। हालांकि उनका और कुमार विश्वास का जो था हिसाब किताब 10 गुना फर्क था, लेकिन सर की जो टीम ने हमें बताया, एक तो उनके पास डेट्स नहीं थी, लगभग 6 महीने तक वो फॉरेन में थे, है ना, लेकिन उन्होंने भी अच्छे खासे पैसे बताए थे हमें जो हो। और फिर उसके बाद यूट्यूब स्क्रॉल करते करते सर का चेहरा दिखा, देखते रहते थे, है ना। एक सपना होता है, जैसे बच्चों का सपना है, हमारा भी सपना था कि सर से कब जो वो मिलेंगे, है ना। तो मैंने फिर उसके बाद कहा कि भी बात करेंगे सर से। तो फिर मैंने नंबर ले करके किसी से, और एक दिन रात को 10 साढ़े 10 बजे जो है वो पहले मैसेज छोड़ा, तो सर ने टाइम दिया, फिर बात की, और इन्होंने तुरंत जो है वो बात जो सुनी मेरी और हाँ कर दिया। तो निसंदेह जो है एक बहुत बड़ी बात होती है, इतनी दूर से बाड़मेर से चल करके जो आना, है ना, और उसके बाद जो
हमारे दिल मिले, जो दोस्ती हुई वो कायम है और निसंदेह जो आने वाले दिनों में और भी प्रगाढ़ संबंधों की तरफ हम आगे जो है वो बढ़ेंगे। मैं सर जो है उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, उनकी बातों से। जब सर का उद्बोधन चल रहा था तो कहीं कहीं एक आधी चीज़ ऐसी थी जो हल्की सी मिस हो गई, तो मैं उनके साथ जो सुरेंद्र जी थे, मैं उनसे पूछता कि भी यहाँ पे सर ने क्या बात बोली थी, है ना। तो उनको सुनना हमेशा जो है वो बड़ा मज़ेदार रहता है ना। बड़ा अच्छा लगता है। अवार्ड सेरेमनी में लगभग 1000 बच्चों की गैदरिंग थी और उस दिन भी जो भी अतिथि वहाँ पर आए, ठीक है, MLAs भी थी वहाँ पर, बड़े बड़े लोग थे, कम से कम 8 से 10 असिस्टेंट प्रोफेसर्स थे, है ना, लेकिन सब ने सर की तारीफ करी। सर का जो वक्तव्य जो था, जो उनका एड्रेस जो था, संबोधन जो था, एड्रेस जो था, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करी। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आप सर को साक्षात जो है वो देख पा रहे हैं और उनकी बातों को जो है वो सुनने जा रहे हैं। स्वागत है श्री गणपत सिंह जी राजपुरोहित का, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इस लेवल की पृष्ठभूमि बना के मेरे ऊपर एक परफॉर्मेंस प्रेशर डाल दिया है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर कि शिक्षा की इस नगरी में आपने पहली बार मुझे इस नगरी के दर्शन का अवसर प्रदान किया। मैं उसी कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ जिसमें आप में से ही कई बच्चे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड अध्यापक बने और उनको सम्मानित करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ। इस अवसर पर सर ने आमंत्रित किया था और उस समय वो मेरा सूरतगढ़ का पहला एक प्रकार से अनुभव था। आज भी किसी कार्यक्रम से ही जा रहा था और फिर बीच में युवराज जी ने रिक्वेस्ट करी कि एक सूरतगढ़ में कोचिंग सेंटर है, वो चाह रहा था कि आपका एक सेमिनार हो। मैं थोड़ा क्या है कि क्लासरूम में ज़्यादा रहता हूँ और बाहर कम रहता हूँ, इतना अधिक पब्लिक एक्सपोजर है नहीं मेरा, मैं जाता नहीं हूँ कहीं पे। नहीं जाने के पीछे कारण ये है कि जब श्रोता अगर आपकी बात तक पहुँच नहीं रहा है या आपकी बात को समझने योग्य उसमें इतनी इंटेलेक्चुअल नहीं है, तो फिर वहाँ बात रखने का कोई सेंस नहीं है। और हर जगह विद्यार्थी मिलते नहीं है कि अपनी बात को समझें, तो जनरली मैं अवॉइड करता हूँ। तो एक किसी कार्यक्रम में जा रहा था तो उन्होंने कहा कि सूरतगढ़ के अंदर एक सेमिनार हमारे को करना, तो मुझे पहले तो ये लगा था कि सर इनका कोचिंग का ही है। तो कल मुझे इन्होंने कहा कि कोचिंग का नहीं बल्कि ओपन सेमिनार है, क्योंकि मेरे पास कई बच्चों के मैसेजेस आए कि सर सेमिनार है किस टाइप का। तो मुझे भी नहीं पता कैसा, मुझे ये कहा कि वहाँ जाके भाषण देना है मैं भाषण दे दूंगा, मेरे को भाषण देने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबसे आसान काम होता है वो होता है बोलना, सुनना होता है सबसे मुश्किल काम। तो वो तो मुश्किल काम आपको करना है, मेरे लिए तो ये आसान काम सा था। तो यहाँ आए तो फिर पता चला। आओ सुरेंद्र जी, आओ, हमारे साथी हैं सुरेंद्र सिंह जी। हाँ, अब राजनीति विज्ञान की व्याख्याता हैं और जोधपुर से एक कार्यक्रम के लिए सुबह पधारे थे, तो आप पीछे कहीं छूट गए थे हमारी गाड़ी से लेकिन छोड़ेंगे नहीं क्या सर देखिए, आप सबसे पहले तो आप सभी को शुभकामनाएं कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं और बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। किस बैच के हैं आप सभी? वरिष्ठ अध्यापक या लेक्चरर? वरिष्ठ अध्यापक। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी एक शानदार वैकेंसी आने वाली है। और ऊपर से आपको शुभकामना इसलिए भी कि आप बहुत सही जगह बैठे हैं, क्योंकि सही जगह बैठना भी अपने आप में आधी सफलता होती है। आपको शुभकामना इसलिए भी कि आप समय रहते हुए जागरूक हुए हैं और अपने करियर को लेके कंसर्न रख रहे हैं। आपको शुभकामना इसलिए भी कि आपने राजस्थान के लाखों अभ्यर्थियों के साथ में चलते हुए अपने आप को एक कदम आगे कर लिया है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि सिलेक्शन
उन विद्यार्थियों का होता है जो इस बात का इंतज़ार नहीं करता कि वैकेंसी कब आएगी। मुझे लगता है कि जिस दिन हम पात्र हो जाते हैं उससे 1 साल पहले से हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, फिर पोस्ट का पता करने की ज़रूरत पड़ती नहीं। जिस दिन भी पात्र हो रहे हैं कि 25 में पात्र हो रहे हैं, 24 में तैयारी शुरू कर देनी चाहिए होती है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत सही समय पे निर्णय लेके और अपने आप को एक प्रकार से इस लाइन में डाल दिया, ये आधी सफलता है। अब मैं आपको ये कहूँगा कि अपने गुरु पर विश्वास रखना, क्योंकि हमने ईश्वर को नहीं देखा, हमने ईश्वर की कहानियाँ ज़रूर पढ़ी हैं, हमने ईश्वर को महसूस ज़रूर किया है, लेकिन वो गुरु के रूप में ही किया है। अगर मुझे कोई कहे कि आपके सामने 2 विकल्प हैं, एक ईश्वर की मूर्ति है और एक आपके सामने गुरु है, पैर किसके छू के, मैं गुरु को चुनूंगा, क्योंकि संकट के समय मेरी मदद वही करते हैं। जब भी भ्रम की स्थिति आती है तो मुझे रास्ता दिखाने का काम मेरा गुरु करता है। जब भी नैराश्य की स्थिति में जब डूब जाता हूं तो पुनः उत्साहित करने का काम मेरा गुरु करता है। जब मैं अपना वजूद भूल जाता हूं कि मैं हूं क्या, उस समय मुझे मेरा गुरु मेरा अस्तित्व याद करवाता है कि तू है क्या। और जब चारों ओर से समय के प्रहार होते हैं या व्यक्ति जब स्थितियों से घिर जाता है, तब मेरा गुरु ही मुझे रास्ता बताता है कि किस स्थिति से कैसे निपटना है। और कई बार वो बड़ी गहरी बात कोई एक पंक्ति में कह के पूरे जीवन का सार बता देते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि मेरे लिए भगवान से बढ़ के गुरु है। वो शब्द उन्होंने किताबों से नहीं पढ़े हैं, वो शब्द उन्होंने बोलने के लिए नहीं बोले हैं, उन्होंने उनको महसूस किया है, उनको जिया है। वो एक्सपीरियंस है उनके, जिसकी कोई कीमत नहीं है। वो अनुभव है जो उन्होंने उन ठोकरों से हासिल किया है, और वो बेजोड़ बातें होती, वो बड़ी सिंपल तरीके से आप तक पहुंच जाती है। और होता क्या है कि हमें उनकी कीमत पता नहीं चलती, क्योंकि हमें वो आसानी से मिल रही है। जिनको नहीं मिल रही है ना, उनको उसकी कीमत का एहसास होता है। और आपको भी होगा कब? ये संस्थान छोड़ने के 2 साल बाद। संस्थान छोड़ जाने के 2 साल बाद आपको सर की बातें याद आएगी कि सर ने सही कहा था, वो कहा था, ये बात कही थी। यहाँ होते हुए आपको इन चीज़ों का एहसास नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने गुरु पर भरोसा कीजिए। जो भी गुरु पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई आपका गुरु का मतलब ये होता है जो आपको शिक्षा दें। वो चाहे शिक्षा जीवन की हो, चाहे वो किताबों की हो, चाहे वो आपकी हर प्रकार की शिक्षा होती है। अटूट भरोसा कीजिए, क्योंकि भरोसे से श्रद्धा उत्पन्न होती, श्रद्धा से भाव उत्पन्न होते, और भाव से ही हम सारे कार्य कर पाते हैं। और बिना उसके हम कुछ भी नहीं कर पाते। अगर आप यहाँ बैठ के सर पढ़ा रहे हो, सर पे विश्वास नहीं है कि इनका पढ़ाया हुआ नहीं आएगा या मेरे समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ आप होके भी यहाँ नहीं है। इसलिए कहता हूँ कि अपने शिक्षकों पर, अपने गुरुजनों पर मैं कहता हूँ कि अंधा विश्वास कीजिए। जैसा कहता है वैसे करते जाइए। और मैं मानता हूँ कि शिक्षक यहाँ केवल पढ़ाता ही नहीं है, बल्कि यहाँ अपने अनुभव आपसे व्यक्त करता है, यहाँ आपको मोटिवेट भी करता है, यहाँ आपको मार्गदर्शन भी देता है। और मुझे लगता है कि आपको केवल कंटेंट ही याद नहीं करना होता, बल्कि उस कंटेंट के इतर जो बातें बताइए, मुझे लगता है उसके लिए भी डायरी मेंटेन होनी चाहिए। वो बातें बड़ी बेजोड़ होती है सर, मिलती नहीं कहीं पे। और उन चीज़ों को भी साथ साथ में आत्मसात करना होता है। मेरी भी क्लास है, ऑफलाइन क्लासेस चलती है। इस माइक से मैं इसलिए ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ सर, उसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। मेरा मन नहीं होता है, ऐसे पकड़ के मेरी हालत ख़राब होती है। इसमें इसलिए कि मैं पिछले 14 साल से इस माइक से पढ़ाता हूँ, और ये माइक आते मेरे अंदर अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। ना तो कोई औपचारिकता होती, मैं बड़े आराम से, मुझे लगता है मेरे बैच के ही बच्चे हैं। और फिर मैं जिस तरह से धुलाई करता हूँ उनकी सर, हर दिन इस लेवल के नाक काटता हूँ ना कि बच्चे 3 दिन बाद समझते हैं कि अच्छा ये मतलब था उस बात का। और बैच भी हमारे वार्ड मेरे में पढ़ाना सर इतना आसान काम नहीं होता। और मेरे पास भी अभी 7-8 बैच है, 700 800 के बैच है सारे। तो सब में पढ़ाता हूँ। अभी वो बच्चे मिस कर रहे होंगे कि सर पता नहीं
हमारे को छोड़ के वहाँ चले गए हैं सूरजगढ़। मैं कहा बेटा 2 दिन बाद आता हूँ, आप लोगों को तो मेरी कोई कदर है नहीं, क्योंकि आपके लिए तो जहाँ कदर करते वहाँ जाऊँ एक बार, फिर मैं वीडियो बताऊँगा कहाँ जाके आया हूँ। तो आज मैं वो वीडियो भेजा है ग्रुप में, मैंने देख लो, आप लोगों को कोई वैल्यू नहीं है मेरी। हर दिन कहता हूँ पढ़ाई कर लो, अभ्यास कर लो, मेरी बात मान लो, सवाल बाहर नहीं जाएगा, इतना पढ़ लो, हम कहते हैं वैसा कर लो, नशा पत्ता मत करो, अच्छे इंसान बनो, ये करो वो। लास्ट में कहे मासा ऐसा दुखी करे, सॉरी आपको समझ में नहीं आएगी बात। वही बात है सर, आपको नहीं आ रही थी। अच्छा मेरे अपने बाड़मेर जैसलमेर से है कोई बच्चे? क्या बात है, देखो हमारा प्रतिनिधि सर हर जगह है। और मेरा सर अंग्रेजी के साथ में बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा हुआ है, क्योंकि 3 बार मेरे को अंग्रेजी के कारण बहुत भयंकर असफलता देखनी पड़ी थी। पहली IAS मेंस दे के आया, मुझे इंग्लिश में डिस्क्वालीफाई किया, मेरे पेपर चेक नहीं हुए, IAS मेंस की कॉपियाँ चेक नहीं हुई, 000 आया सभी में लिखा हुआ, क्योंकि अंग्रेजी में मुझे फेल किया। दूसरा SSC CGL में मुझे को 67 नंबर दे के फेल किया, डिस्क्वालीफाई किया, मेरे मेंस की कॉपियाँ फिर चेक नहीं हुई। हर बार मेरे साथ धोखा हुआ है। तो मैं क्या थोड़ा अंग्रेजी के प्रति उसको सॉफ्ट कॉर्नर कहूँ या मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आया इसका। तो आप लोगों को देख के मुझे ऐसा अच्छा सा फील हो रहा है कि आप सब ऐसे अंग्रेजी पढ़ते हैं। मतलब अंग्रेजी सुनता हूँ ना सर, मुझे बड़ा सम्मान सा भाव आता है, क्योंकि जहाँ क्योंकि आप जहाँ मात खाते हैं ना, उन चीज़ों का सम्मान बढ़ जाता है। तो अंग्रेजी जब सुनता हूँ, कोई अंग्रेजी बोलता है या कोई अंग्रेजी का उपन्यास लेके यूं ही बैठा है ना, तब भी मुझे लगता है कि वाह क्या बात है। तो सर मैंने भी मेरी गाड़ी के अंदर पीछे 3 किताबें इंग्लिश में लगा रखी, कोई लोग कोई भीड़ होती है तो मैं भी ऐसे तो मुझे ऐसे अच्छा लगता है। तो मुझे बड़ा अच्छा सा फील होता है कि अंग्रेजी आती है इनको। और मैं जैसे कोई बच्चे आते हैं मेरे कॉलेज में सर, ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर है जिसका, तो मैं इनको एक कौतूहलवश पूछता हूँ अंग्रेजी आती है? तो क्या पढ़ लेता है? पढ़ना क्या सर, लिटरेचर है मेरे, लिख लेता है, अपने आप लिख लेता। तो क्या बोलता भी है? तो क्या हाँ सर। और मेरे को अंदर अंदर फील होता है काश। फिर मैं मेरे किसी दोस्त से बात करता हूँ, यार अंग्रेजी सिखा दो। तो यार ऐसे थोड़ी सीखते हैं, अंग्रेजी अखबार पढ़ना पड़ेगा, वोकेब पढ़नी पड़ेगी, ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, ये वो। अरे रहने दो, अभी तो इतिहास ही ठीक है। तो आप सभी मुझे बड़े अच्छे लगे और बहुत मेहनत कीजिए। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों को बराबर, अगर टाइम ना दे सको तो कम से कम इतना ध्यान रखना कि अगर आपका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा है तो सेकंड पेपर को अधिक टाइम देना, सेकंड बहुत अच्छा है तो फर्स्ट को अधिक टाइम देना, दोनों को साथ में लेके चलना है ना। क्योंकि इंग्लिश में कई बार बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं, फर्स्ट पेपर में नहीं कर पाते। ये आपको पहचानना है कि आपका कौन सा सेगमेंट अच्छा है। अगर इंग्लिश अच्छी है बहुत ज़्यादा तो आप थोड़ा सा फर्स्ट पेपर को अतिरिक्त टाइम दें और दोनों पेपर को साथ में लेके चलें, एक आधे को छोड़ना मत। क्योंकि आपको पता है कि ग्रेड सेकंड में फर्स्ट पेपर 200 अंकों का आता है और उसमें लापरवाही नहीं करें, उसको भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, पहली चीज़। दूसरी बात, प्रॉपर तरीके से अभ्यास करते रहें, क्योंकि अंग्रेजी जैसे विषयों में अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स वगैरह अभ्यास नहीं किए तो भाषा मूर्त रूप नहीं ले पाएगी। आप भले फ्रिक्वेंटली बोल लेना, लिख लेना, लेकिन अभ्यास नहीं हुआ ना तो आप प्रश्नों के उत्तर परीक्षा में नहीं निकाल पाओगे। अब आप सोच रहे हो कि ज्ञान भी वो व्यक्ति इंग्लिश का दे रहा है जिसको इंग्लिश आती नहीं है, तो लेकिन मैंने ऐसा सुना है सर कि भाषा में अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ, ऐसे सहमति देते रहो, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। तो अभ्यास वगैरह प्रॉपर करते रहें और समय के बड़े पाबंद रहें। और सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखनी वो मैं इतना ही कहूँगा, टाइम को बहुत बढ़िया से यूटिलाइज करें। आपका टाइम पूरा प्रोडक्टिव कार्यों में होना चाहिए, फालतू कार्यों में नहीं होना चाहिए। मोबाइल भी देखते हो ना, तब भी उसमें कोई आपकी कंटेंट से रिलेटेड ही बात सुन लो, या कोई आर्टिकल पढ़ लो, या कोई आप किसी अच्छे प्रोफेसर को सुन लिया, थोड़ी देर 5 मिनट के लिए सुन लिया। तो ऐसे अच्छे व्यक्ति को सुन लो जो आपके इस परीक्षा के काम का है। तो आप जितना टाइम को प्रोडक्टिव कामों में डालोगे उतना ही आपको बेनिफिट होंगे। अगर आप फालतू के कामों में समय खराब करोगे तो समय सबके पास में 24 घंटे ही है। अब एक छोटे से उदाहरण के साथ बात खत्म करते हैं हम। मेरे पास भी 24 घंटे, आपके पास भी, जैसे 2 स्टूडेंट हैं, एक के पास 24 घंटे, दूसरे के पास भी 24 घंटे हैं। अब एक ऐसा स्टूडेंट है जो 1 जनवरी से ही मान लो लग गया और डेली
मतलब जी तोड़ मेहनत कर रहा है, 12 घंटे 15 घंटे, घंटे काउंट ही नहीं हो रहे हैं। बेसिकली जो मेहनत करता है वो घंटे काउंट नहीं करता, फिर भी मान लेते हैं कि 12 से 15 घंटे वो पढ़ रहा है, दबा के पढ़ रहा है। एक दूसरा स्टूडेंट ऐसा, उसने भी तैयारी 1 जनवरी को शुरू करी पर पढ़ 4-5 घंटे रहा है। आप सोचिए कि महीने के अंत में जो 4 घंटे पढ़ रहा है वो 120 घंटे की पढ़ाई कर रहा है, और जो 12 घंटे पढ़ रहा है वो आपके 360 घंटे की पढ़ाई कर रहा है। अब आप सोचिए कि दोनों को एक ही महीना मिला था और एक व्यक्ति ने आपके 120 घंटे पढ़ाई करी और दूसरे ने आपके 360 घंटे पढ़ाई करी। आप सोचिए उसने 1 महीने के सीधे 3 महीने बना दिए और दूसरे वाला 3 महीने का 1 महीना बनाएगा। अब आप यहां समझ सकते हो कि आगे कौन जाने वाला है। इसलिए कहता हूं कि समय के महत्व को समझना, क्योंकि हर दिन आप कुछ न कुछ छोड़ रहे हैं और हर दिन आप कुछ न कुछ पा रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत कुछ पा रहे हैं, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो खो ही रहे हैं और कुछ मिल नहीं रहा है। इसलिए आपका मॉर्निंग से लेके और नाइट तक का जो टाइम है, इसको ऐसा व्यवस्थित रूप से करो कि एकदम मोमेंटम मिलता रहे और बिल्कुल 1 मिनट भी आपका व्यर्थ नहीं हो। और जिस दिन आपने समय को व्यर्थ करना शुरू कर दिया, आप भले जीनियस हो, आप भले मेरिटोरियस हो, आप 99% एकेडमिक रिकॉर्ड से आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 50% वाला बच्चा पीछे छोड़ेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। जिस दिन आपने समय को, क्योंकि जब समय खराब करते हैं ना तब आदत बनती है। एक दिन खराब किया तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या होता है कि समय खराब कर रहे हैं ना, तो वो जो जिन कार्यों में खराब हो रहा है वो कार्य बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और वो स्वभाव में आएंगे। पहले दिन 1 घंटा खराब होगा, दूसरे दिन 1.5 घंटा होगा, फिर धीरे धीरे प्रोडक्टिव कार्य कम होते जाएंगे और निरर्थक कार्य बढ़ते जाएंगे। और आप देखते देखते, आपको पता है पढ़ाई जैसी कम होती कॉन्फिडेंस डाउन होता है। 2 दिन भी नहीं पढ़ते ना, तीसरे दिन अंदर लगता है कि यार क्या कर रहा हूं। और जैसे जैसे आपका फालतू समय जाएगा ना, वैसे वैसे आपका मोरल कॉन्फिडेंस वगैरह सारा धीरे धीरे डाउन होता जाएगा और आप एक नए डिप्रेशन में जाएंगे। क्योंकि अच्छी रैंक आते आते आप पीछे रह जाते हैं और पीछे आ जाते हैं, तब आप उस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते। जिस बच्चे की बहुत शानदार स्थिति रही हो और अचानक से उसमें डिक्लाइन आता है ना, तो वो अपनी उस स्थिति को याद कर करके पछताता है कि यार मैं ऐसे कैसे हो गया हूं, और एक नए लेवल की बीमारी शुरू हो जाती है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप सुबह से शाम तक आप अपना जो टाइम है उसको बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करो। बाकी आपके साथ में सर का आशीर्वाद है, मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा बात करने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन ये है कि नए नए विचार सुनते हैं तो थोड़ा लगता है कि ठीक है, क्या पता कोई नई बात मिल जाए। वैसे होना तो यूँ चाहिए था कि दोनों पक्षों से बात होनी चाहिए थी। अगर आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो मेरे लिए तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं बहुत संक्षिप्त में आंसर दे सकता हूँ, कोई भी प्रकार का प्रश्न, अंग्रेजी को छोड़ के। हाँ, कोई भी आप अपना प्रश्न है, डाउट है, कोई सीरियस डाउट है, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो मुझे भी लगेगा कि हाँ प्रश्न ले लिए। हैं? सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं। अगर देखो ये जो मोटिवेशन शब्द आया ना, ये जो सबसे बड़ा फ्रॉड है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ये मोटिवेशन। क्यों जरूरत पड़ती है इसकी? जब हम अस्त व्यस्त होते हैं, हमारा टाइम टेबल फिक्स नहीं, तब मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। सुबह से शाम तक आप अपना रेगुलर टाइम टेबल निकालो, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। टाइम ही नहीं मिलता मोटिवेशन सुनने के लिए, बताओ। तो प्रश्नों के उत्तर तो जैसे जैसे व्यक्ति अपने आप को खपाता है ना उन किताबों में, वैसे वैसे उत्तर मिलते जाते हैं। और जब मन में प्रश्न बहुत अधिक आते हैं ना, इसका मतलब ये है कि खपाया प्रश्नों में नहीं जा रहा है, खुद को खपाया किताबों में नहीं जा रहा, बल्कि फालतू के प्रश्नों में जा रहा है। वो तो जैसे अध्ययन बढ़ेगा वैसे वैसे आपके प्रश्नों के उत्तर स्वतः मिलते जाते हैं। फिर भी कोई प्रश्न रह गया तो कह दो, इत तो कह दियो, मैं मार सकी सवाल पूछूंगे। कोई है तो आप खड़े हो जाओ अपनी जगह पर, प्रश्न कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हो। मैं आपके प्रश्न को जो यहाँ माइक तक पहुंचा दूंगा मैं। हाँ ऐसे बिल्कुल इंग्लिश में मैं भी अनाड़ी नहीं, बट आता है मुझे भी है, बट थोड़ा सा कम आता है सर। हाँ बताइए, नेगेटिव क्वेश्चन से कैसे बचे? नेगेटिव क्वेश्चंस के बचने के 2 ही तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है, अच्छा 2 तरीके कौन से, उससे पहले कि नेगेटिव होते क्यों हैं। नेगेटिव होने के पीछे जो सबसे मुख्य कारण होता है वो परीक्षा हॉल का नहीं होता है,
वो होता है परीक्षा से पूर्व की तैयारी का। हम दोष ये देते हैं कि हमारा नसीब सही नहीं था इसलिए मेरे डबल वाले सारे गलत हो गए, नेगेटिव हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। आप जब भी अपनी तैयारी कर रहे होते हैं उस समय आपने कितनी बार रिवीजन किया है। आपने किसी टॉपिक को अगर 10 बार पढ़ा है, 15 बार पढ़ा है, आप देखना उस पार्ट में आपका नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव कहाँ हो रहा है? जहाँ आपने आधा अधूरा पढ़ रखा है। इसलिए अगर आपको नेगेटिव मार्किंग कम करनी और एक्यूरेसी बढ़ानी है तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपना रिवीजन बढ़ाइए। जितनी बार रिवीजन होगा उतनी बार एक्यूरेसी परसेंटेज बढ़ता जाएगा। एक तो बेस्ट तरीका होता है ये। दूसरा तरीका होता है ये कि दूसरा कारण भी ये है कि हम परीक्षा हॉल में पेपर्स में लापरवाही करते हैं। कई बार हर प्रश्न एक टाइम मांगता है, हम वो उसको टाइम देते ही नहीं, हम सोचते हैं कि इसका क्या है, फटाफट फटाफट निकलते जाते हैं। इस वजह से भी 5-7 प्रश्न नेगेटिव चले जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप अभ्यास करते हो तो प्रश्न देखा, ऑप्शंस के ऊपर हाथ लगा लो, ऑप्शन देखो ही मत। प्रश्न देखने के बाद उत्तर निकालिए खुद, बिना ऑप्शन के सोचिए, अगर नहीं आ रहा है फिर ऑप्शन देखिए। आपको प्रश्न ये कह रहा है कि मुझे समय दीजिए, और आप प्रैक्टिस के अंदर ही समय देना अगर शुरू कर दोगे तो परीक्षा हॉल में भी आप प्रश्न को समय दोगे, क्योंकि आपकी आदत बनी हुई है। और अगर आपने प्रश्न के ऊपर ढंग का उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग टाइम दे दिया तो आप देख लेना कि बहुत कम चांसेस होंगे कि प्रश्न नेगेटिव होगा। एक ये करना है और दूसरा रिवीजन बढ़ाना है, बस। कोई ऑप्शन इसके अलावा तीसरा विकल्प ही नहीं है नेगेटिव मार्किंग कम करने का। दोनों मोर्चों पे काम करना पड़ेगा, तैयारी के लेवल पे भी और एग्जाम हॉल के लेवल पे भी। बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस सर ने बताया। कोई और बच्चा जो है, कोई और क्वेश्चन जो है? यस, एनी क्वेश्चन जो है जो आपकी पढ़ाई से संबंधित हो? सवाल तो सर के इनके मन में खूब है, पर पूछे कैसे सर? ये मन में आ रहा है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा सर। इतने सारे बच्चे हैं, पोस्ट कम आ रही है, सीट कितनी आएगी सर? प्रश्न इनके ये है सर, सीट कितनी आएगी, मेरा होगा कि नहीं होगा? इतने सारे लोग पढ़ रहे सर, टेस्ट सीरीज में मेरे नंबर कम आ रहे हैं, फिर मेरा कैसे होगा? इनके सवाल तो मैं सारे यहाँ लिख सकता हूँ सर। पर वो सर बुनियादी प्रश्न नहीं है, वो बेबुनियाद है। ठीक है, फिर आप पढ़िए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुरुनानी सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मंच दिया और ये माइक दिया सर। सर मंच आपका है। आगे भविष्य में भी उम्मीद करूंगा कि आप लोग सिलेक्शन लें और मैं आपको सम्मानित करने के लिए फिर आ जाऊं एक बार। वो टाइम मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा जब हम आप सर नाम बोलेंगे कि रैंक इतनी, ग्रेड ये, और मैं फटाक से तैयार। वो जो क्षण होते हैं ना, वो एक शिक्षक के लिए भावुक करने वाले होते हैं, सर के लिए। मेरे लिए तो वो आपके लिए अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूं कि आप बढ़िया पढ़ाई करें और आगे जो सम्मान समारोह होगा सर का वापस, उसका नाम क्या था सर? अंग्रेजी का शब्द था फोर्जन। हाँ, वो फोर्जा 2.0। हाँ, मैंने पूछा भी था सर इसका अर्थ क्या, मैं फिर भूल गया हूँ। उन्होंने शब्द भी कोई अंग्रेजी जबरदस्त लगाया था। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उसमें आगे और आए सम्मानित होने के लिए। खूब मेहनत कीजिए, अपना, अपने परिवार का और अपने गुरुजनों का नाम रोशन कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, सुना आपने इसलिए। थैंक यू सर। और ये कितनी बड़ी बात है कि सर ने छोटी छोटी जो आपकी समस्याएं हैं उनको खुद समझा और बताया, और आपके सवाल लिए, और बहुत सारी बातें जो है वो सर ने कही। और सबसे बड़ी बात यही चीज़, यही सादगी, यही सरलता इनको महान बनाती है। तो आप सब की तरफ से जो है एक बार फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के इस उद्बोधन के लिए।